Hello everyone. This is me Ratna Tiwari welcomes you in my channel Guru Gyanam. It's all about home science. आज का हमारा विषय है स्वयं को समझना, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। चलिए अपने आप को समझते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ। आपने शायद गाना सुना हो, आई थिंक ऋतिक रोशन की मूवी लक्ष्य का है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो आज हम अपने आप को समझेंगे, वॉट मेक्स मी आई, क्या मुझे मैं बनाता है। हम सब में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो काफ़ी हद तक हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, कई रिश्तेदार या मित्रों से काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। जैसे कि हमारा चेहरा, हमारी जो रंगत है वो माता या पिता से मिलती जुलती है। हमारी कोई विशेष आदत किसी भाई बहन या रिश्तेदार इत्यादि से भी मिलती जुलती है, या फिर कई बार हमारी जो रुचियां होती हैं वो भी किससे मिलती हैं, हमारी फ्रेंड के रुचि के जैसी हो जाती हैं। हम उन्हीं के जैसा खाने लगते हैं, उन्हीं के जैसा बोलने लगते हैं। जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो लगभग एक जैसे हो जाते हैं। ऐसी कई समानताओं के बावजूद भी क्या होता है, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़े भिन्न होते हैं, थोड़े अलग होते हैं किसी न किसी रूप में। ये जो असमानता है ये हमें एक अलग व्यक्ति बनाती है, और दूसरों से अलग होने की अनुभूति में हम स्वयं को जान पाते हैं। स्वयं सेल्फ हम क्या हैं उसका वो एहसास दिलाता है। तो जो मैं होने की अनुभूति है वो आप कैसे हैं, वो कैसे हैं, या और लोग कैसे हैं उनसे बिल्कुल अलग होती है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम अपने आप को समझेंगे कि स्वयं को क्या ऐसी चीज़ें, ऐसा क्या है जो मुझे मैं बना देता है। तो इस वीडियो को देखने का या इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसको देखने के बाद आप जान पाएंगे अपने आप के बारे में, अपने आप स्वयं की जो सकारात्मक भावना है उसको कैसे विकसित करने, उसका महत्व क्या है। आत्म संरक्षण और आत्म अवधारणा को समझ पाएंगे, और ऐसे कारक जो स्वतत्व और पहचान के विकास को प्रभावित करते हैं उनके बारे में जान पाएंगे। मैं कौन हूँ, तो चलिए ढूंढते हैं कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, वो कौन है। चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको फर्दर जितने भी वीडियोस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब आइए जानते हैं कि स्वयं क्या होता है। स्वयं की भावना क्या है, हम कौन हैं और हम कैसे किसी और व्यक्ति से अलग हैं, इसकी भावना से संदर्भित है। यानी हम कौन हैं और क्या हमें दूसरों से अलग बनाता है। क्लियर। इसके साथ साथ इसमें हम ये जानते हैं कि क्या मुझे मैं बनाता है, क्योंकि स्वयं को व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र या व्यवहार के रूप में जाना जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे अंदर विशिष्टता क्या है, होता क्या है। जैसे जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है ना। कैसे पहचानता है, बचपन तक बच्चे जो हैं वो दूसरों के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं। दूसरों के माध्यम से कैसे, जो भी उनके आसपास होते हैं, जैसे कि उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनसे उनकी पहचान बनती है। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता के नाम से जाने जाना पसंद करते हैं, या हम भी किसी को जब वो छोटा होता है तो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये मिस्टर शर्मा का बेटा है, ये डॉक्टर की बेटी है, ये सुजाता की बहन है, भाई है या बहन है। तो इस तरीके से हम बच्चों को पहचानते हैं, है ना।
ऐसा होता है, आपके आसपास जो लोग होंगे आप ऐसे ही कहते होंगे। लेकिन जब किशोरावस्था में हम आ जाते हैं तो क्या होता है, उस दौरान हम चाहते हैं कि हमारी अपनी एक खुद की पहचान हो। व्हाट इज़ मी, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, अपनी पहचान बने। किशोरावस्था वास्तव में देखा जाए तो स्वयं को जानने की उम्र है और अपनी पहचान बनाना और पहचानना, लोगों को व्यक्तिगत रूप से साकार करना, यानी लोग आपके बारे में जाने, आप एक इंडिविजुअल के रूप में, एक अलग व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आओ। किशोरावस्था में लोग यही चाहते हैं। स्वयं शब्द किसी व्यक्ति के अनुभवों, विचारों और भावनाओं की समग्रता को संदर्भित करता है कि एक व्यक्ति के विचार क्या हैं, उसके अनुभव कैसे हैं, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसको संदर्भित करता है। क्योंकि इन्हीं सब से मिलकर एक व्यक्ति मैं बनता है, स्वयं बनता है। उसकी जो पहचान है वो उसी के रूप में होती है जो उसकी अनुभव और विचार होते हैं। यह एक विशिष्ट तरीका है जिससे हम अपने आप को परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर टोटलिटी में देखा जाए तो स्वयं क्या है, वास्तव में लोगों की पहचान है, जो लोगों को पहचान करने का तरीका है। अच्छा, चलिए अब जानते हैं कि व्हाट इज सेल्फ, स्वतत्व क्या है। स्वयं की अनुभूति का अर्थ है यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो इसके लिए अब जैसा मैंने अभी बताया, किशोरावस्था ही वो अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की पहचान होती है। तो अगर आपसे अभी मैं एक क्वेश्चन करूं कि एक पंक्ति में अपने आप को परिभाषित करिए, तो आप क्या जवाब देंगे? बोलिए। चलिए मैं बताती हूँ। हर छात्र जो है, हर बच्चा अपने स्वयं के प्रति विवरण दूसरे छात्रों से उसका जो खुद का विवरण होता है वो लगभग अलग होगा। जैसे कुछ बच्चे इस टाइप के होंगे जो कहेंगे, जो अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे होंगे तो क्या कहेंगे, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। चलिए दूसरा खड़ा होता है, वो क्या बोलेगा, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। एक और स्टूडेंट खड़ी हुई और उसने अपने आप को कैसे परिभाषित किया, मैं लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेती हूँ, मैं इतना इम्प्रेसिव बोलती हूँ कि लोग मुझसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अब ये मिस्टर आ गए और इन्होंने कहा मैं एक अच्छा अभिनेता हूँ, मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ, है ना। और चलिए ये क्या कहती है, मैं बहुत आकर्षक हूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे, एक पंक्ति में अगर परिभाषित करने को कहा गया तो अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से अपने आप को परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित किया है, कुछ छात्र अपनी मानसिक क्षमता के हिसाब से, कुछ सामाजिक कौशल के हिसाब से, कुछ संभावनाओं के संदर्भ में अपने आप को वर्णित कर रहे हैं। तो स्वयं शब्द का मतलब होता है किसी के अनुभव, विचार और भावनाओं को समझना, उसकी समग्रता से है। हम अपने बारे में जो विचार रखते हैं वास्तव में वही स्वयं की धारणा होती है। तो अगर आप इन चित्रों को देख रहे होंगे तो इससे ये सिद्ध होता है कि हर व्यक्ति को अपने आप को परिभाषित करने का अलग अलग आयाम होता है। हर व्यक्ति का स्वयं के बारे में अलग दृष्टिकोण होता है। तो चलिए कौन कौन से दृष्टिकोण होते हैं उनको देखते हैं। आई एम, मैं क्या हूँ, खुद को जानते हैं, कैसे अलग अलग से व्यक्ति अपने आप को पहचानता है। बहुत सारे आयाम हैं, जैसे कि आत्म मान्यता के आयाम 2 हैं। कौन कौन से हैं, ये देखिए 2 आयाम है, व्यक्तिगत आयाम और सामाजिक आयाम। व्यक्तिगत आयाम में भौतिक आयाम आता है, भावात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो अगर हम इसको डिटेल में जानें तो बहुत शारीरिक आयाम क्या है, शारीरिक या भौतिक आयाम, इसका मतलब है स्वयं की अवधारणा के निर्माण के लिए संभवतः सबसे महत्वपूर्ण आयाम में शारीरिक आयाम आता है। यह स्वयं की अवधारणा के लिए
एक आधार का कार्य करता है, एक बेस होता है। हर व्यक्ति अपनी शारीरिक गुण, शारीरिक क्षमता और शारीरिक कौशल को मिलाकर उनका जो शारीरिक आयाम है उनका निर्माण होता है। यानी एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक गुण क्या क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वही उसके भौतिक या शारीरिक आयाम को निर्मित करती है। अगर बात की जाए भावात्मक आयाम की, तो भावात्मक आयाम किसी व्यक्ति की किससे संबंधित होता है, हमारी भावना कैसी है किसी भी चीज़ को लेकर, जो अतिरिक्त या बाहरी परिवर्तन के कारण उभरती है। हर व्यक्ति का एक भावात्मक पहलू होता है जो कैसे उभरता है, या तो व्यक्तिगत कारण होते हैं, आंतरिक कारण है, या बाहरी कारण होते हैं। जैसे प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, भय, घृणा, ये विभिन्न प्रकार की मानवीय भावनाओं के उदाहरण हैं और वो कहीं ना कहीं स्वयं को बनाने में सहायक होते हैं कि हम कौन हैं। हमारे इमोशंस भी उससे, हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। अब आता है मानसिक आयाम। ये किसी व्यक्ति के मानसिक आयाम का तात्पर्य क्या है, उसकी बुद्धि, विचारों, धारणाओं और इच्छा शक्ति से है। जैसे अभी मैंने आपको एक बच्चे का कोटेशन देखा, उसने क्या बोला कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, तो ये उसका मानसिक आयाम है। वो उसके बुद्धि क्या है, विचार क्या है, धारणाएं और इच्छा शक्ति क्या है, ये सब मिलके मानसिक आयाम को बनाते हैं। और अब बात करते हैं आध्यात्मिक आयाम की। आध्यात्मिक आयाम का मतलब होता है हमारे हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, जिसे हम अक्सर आध्यात्मिकता कहते हैं, जिसको कई बार हम कहते हैं कि इंटरनल पावर। हर एक व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होती है जो उसे किसी भी काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसे आंतरिक आवाज़ के रूप में समझा जाता है। कई बार आप कहते होंगे मेरा दिल ये करने को कह रहा था, मैं ये यहाँ जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में हुआ, मेरे मन में ऐसा आया कि ये मैं ना करूँ या करूँ। तो दैट इज़ क्या है, आध्यात्मिक आयाम है। अब बात की जाए सामाजिक आयाम की। सामाजिक आयाम क्या है, जो किसी व्यक्ति में तब विकसित होता है जब वो दूसरों के संपर्क में आता है। और बीइंग अ ह्यूमन, एक मनुष्य होने के कारण हम बहुत सामाजिक होते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। तो जब हम दूसरों के संपर्क में आएंगे तो हमारा एक सामाजिक आयाम बनेगा। जैसे कि वस्तुओं और संसाधनों को हम एक दूसरे से साझा करते हैं। जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उस बस में ट्रैवल करते हैं। दूसरों का सहयोग करना, समर्थन करना और आपसी सौहार्द बनाए रखना इत्यादि। हम जो भी हैं या हम भविष्य में जो भी बनेंगे, आज हम जो भी हैं या जो भी बनेंगे, उसे बनाने में हमारा समाज प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर हमारे समाज के लोग बहुत अच्छे हैं तो हम स्वयं भी उतने ही अच्छे होंगे, क्योंकि हम अपने आसपास वैसा ही वातावरण देख रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि स्वयं होने के लिए को प्रभावित करने का एक कारण हमारा समाज भी, एनवायरनमेंट भी, जो आसपास का लोग हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है, जन्म से शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं सामाजिकरण बढ़ता जाता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हम सिर्फ अपनी माँ के पास होते हैं, हमारा सामाजिक सर्कल माँ होती है, फिर फादर तक आ जाता है, पिता तक आ जाता है, फिर घर के और लोगों तक सामाजिक जो हमारा सर्कल है वो बढ़ता है, फिर आस पड़ोस के लोग, फिर और थोड़े और दूर जाते हैं, फिर स्कूल के लोग भी जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा समाज बढ़ता चला जाता है और उसी तरीके से हम स्वयं में परिवर्तन महसूस करते हैं। स्वयं की समझ और दूसरों के प्रति जागरूकता सामाजिकरण की एक प्रमुख विशेषता है। तो स्वयं क्या है, आत्मा ऐसा कुछ नहीं है जो आपके साथ पैदा हुई है, लेकिन ये वह भाव है जो व्यक्ति स्वयं पैदा करता है और विकसित करता है। समझ गए आप? ओके। मैं अपने आप में विश्वास रखता हूँ। एक यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें हम अब जानेंगे स्वयं को समझने का महत्व क्या है, क्यों जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हैं। जब हम खुद को समझते हैं तो हम खुद का अनुभव करने में सक्षम होते हैं। हम बेहतर ढंग से जान पाते हैं कि हम कौन हैं और तभी अपने आप को हम दूसरों से अलग कर पाते हैं।
स्वयं की बेहतर समझ व्यक्ति को अपने कौशलों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही साथ उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करता है जहां सुधार किए जाने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं और कई बार हमें सुधार की ज़रूरत होती है। तो स्वयं की पहचान करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं में सुधार कर सकें। आमतौर पर आत्म जागरूकता ही स्वयं के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का पहला कदम है। अगर हम आत्म जागरूक बन रहे हैं तो हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे, वो उसके लिए एक पहला कदम है। तो हमेशा अपने में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को समझना ज़रूरी है। अब आता है आइडेंटिटी, यानी कि पहचान। पहचान क्या है एक व्यक्ति की? मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये उसकी पहचान है। तो पहले आइडेंटिटी को समझते हैं। आइडेंटिटी या पहचान, पहचान को व्यक्ति की स्वयं के प्रति जो मानसिक छवि के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं, वो होती है हमारी पहचान या आइडेंटिटी। इसका मतलब ऐसी छवि जिसमें वह यह निर्धारित कर सके कि वह कौन है, वह कौन है। व्यक्ति की स्वयं के प्रति मानसिक छवि या उसकी पहचान में व्यक्तिगत निरंतरता और अन्य लोगों के विशिष्ट होने की भावना भी शामिल होती है। व्यक्तिगत निरंतरता की भावना होती है और विशिष्टता की भावना शामिल होती है। पहचान द्वारा व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों की नज़रों में स्वयं को परिभाषित करने में मदद मिलती है। और किसी व्यक्ति की पहचान जो बनने की प्रक्रिया होती है वो कब से शुरू हो जाती है? उसकी बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है। और जब वो व्यक्ति किशोरावस्था में होता है तो उसकी पहचान उसके चरम पर होती है। तो अगर हम बात करें पहचान के तत्व की, तो दो पहचान के दो तत्व हैं। पहचान को हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो है आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, और दूसरा है सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि स्वयं अवधारणा। स्वयं की अवधारणा क्या है और आत्मसम्मान क्या है। जब हम स्वयं की अवधारणा की बात करते हैं तो स्वयं संकल्पना स्वयं के बारे में अनुभूतियों और विचारों का एक संग्रह होता है। कैसे संग्रह होता है? स्वयं और दूसरों को समझने में स्वयं संकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर हम कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वयं की संकल्पना और आत्मसम्मान व्यक्ति की पहचान के ही ये दोनों तत्व हैं। जैसा मैंने अभी बताया, यह मैं कौन हूँ के सवाल का जवाब देता है। जब हम बात करते हैं स्वयं की अवधारणा की तो किसका जवाब देता है? मैं कौन हूँ। हमारी आत्म अवधारणा के हमारे गुण, भावनाएं, दृष्टिकोण और विचार इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जैसे कि कई बार आप ये सुनते होंगे कि बच्चे या हम क्या बोलते हैं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी क्रिकेटर हूँ, या मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ, या मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। इस प्रकार की टिप्पणियाँ वास्तव में व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता और कौशल, यानी कि उसकी छवि की ओर इशारा करती है। व्यक्ति की जो आत्म छवि होती है वो जितनी अधिक सकारात्मक होगी उतना ही उसकी स्वयं की संकल्पना ऊंची होगी। समझ गए आप? तो हमेशा सकारात्मक छवि रखनी ज़रूरी है। जितना आप अपने लिए सकारात्मक पॉजिटिव सोचेंगे उतनी ही आपकी स्व संकल्पना ऊंची होगी, विशिष्ट होगी। तो स्व संकल्पना का विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है और आयु बढ़ने के साथ साथ जीवन के अनुभव से वो और एक आकार ले लेता है। और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्वयं की जो संकल्पना होती है वो अतीत और वर्तमान के अनुभव के आधार पर ही बनती है। तो स्वयं की संकल्पना आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और सामाजिक
स्वयं के मिश्रण का ही नतीजा है। किसका किसका? स्वयं अवधारणा किसका उत्पाद है? ये आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और सामाजिक स्वाध्याय का मिश्रण है। तो अगर आसान शब्दों में हम कहें तो स्वयं संकल्पना क्या है? स्वयं का वर्णन है जो ये बताता है कि मैं कौन हूँ, इस सवाल का एक जवाब होता है। और हमारे गुण, क्षमताएं और भावनाएं, विचार इत्यादि मिलके स्वयं की संकल्पना का निर्माण करती हैं। अब आता है सेल्फ एस्टीम, यानी कि आत्म सम्मान, जिसको हम स्वाभिमान भी कहते हैं। आत्मसम्मान या स्वाभिमान स्वयं का मूल्यांकन है, जो स्वयं को मूल्यांकित करता है, जिस हद तक हम अपने आप को महत्व देते हैं। आत्मसम्मान स्वयं संकल्पना का एक महत्वपूर्ण पहलू है और व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य, मान और योग्यता के बारे में निर्णय लेते रहते हैं या उसका आकलन करते रहते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में जो मूल्य निर्णय है वही आत्मसम्मान कहा जाता है। आप अपने बारे में आप खुद को कितना महत्व देते हैं, वही आत्मसम्मान है। व्यक्ति का आत्मसम्मान काफ़ी हद तक समाज से भी प्रभावित होता है। लोगों को स्वयं के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। जब भी हम अपना मूल्यांकन करते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं हमारा अपने लिए सकारात्मक दृष्टिकोण है या नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो क्या होता है और नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको ये पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी। आप ये बोर्ड पे देखेंगे, लिखा है आई कांट डू इट, और टी को कट करते ही ये क्या बन गया? आई कैन डू इट। मीन्स पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच है अपने बारे में। आई लव माई सेल्फ, ये भी सकारात्मक सोच है। वहीं अगर आप ये सोचें आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, कोई लोग मुझे प्यार नहीं करते, ये नेगेटिव अवधारणा और कभी भी अपने अंदर नकारात्मक और आत्मसम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम पॉजिटिव सकारात्मक सोचते हैं? तो अगर हम उच्च आत्मसम्मान वाले हैं, यानी कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव है, तो हम सकारात्मक ढंग से अपना मूल्यांकन जब करते हैं तभी होगा। सकारात्मक आत्मसम्मान वाला व्यक्ति स्वयं को दूसरों के लिए मूल्यांकन और महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखता है। सकारात्मक आत्मसम्मान वाला व्यक्ति हमेशा यह कहने के लिए नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। नेतृत्व करने की उसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उसकी क्षमताओं और विश्वास की स्वीकृति होती है। दूसरों को क्या लगता है, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी वो बिल्कुल चिंता नहीं करता है और आशावादी होता है। हमेशा पॉजिटिव सोचता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, हाँ ये हो जाएगा, ऐसी भावना होती है। वहीं अगर कम आत्मसम्मान, यानी कि जब स्वयं के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है वो नेगेटिव, नकारात्मक है, तो ये ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपनी क्षमताओं पर उनको कोई भरोसा नहीं होता, उनमें आत्मसम्मान की कमी होती है। वो लोगों को देखकर चिंता करते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उनकी खुद की अपनी कोई इमेज नहीं वो बना पाते हैं कि वो एक्चुअल में क्या बनना चाहते हैं, और वो दूसरों को कॉपी करके उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इनके जैसा बन जाऊं, और बहुत ही निराशावादी होते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताऊं कि घर से निकलेंगे अगर तो यही सोचते रहेंगे कि यार रेड लाइट ना मिल जाए हमें, रास्ते में ट्रैफिक ना मिल जाए, ये ना मिल जाए, ना हो जाए, ये ना वर्ड उनके मन में हमेशा बना रहता है। ऐसे लोग निराशावादी होते हैं और उनमें सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। अब बात की जाए पहचान के प्रकार की, तो पहचान दो प्रकार की किसी व्यक्ति की पहचान दो प्रकार से होती है। एक तो व्यक्तिगत पहचान होती है, उसकी दूसरी सामाजिक पहचान होती है। व्यक्तिगत पहचान क्या है? व्यक्तिगत पहचान किसी व्यक्ति की ये बताता है कि उनके अंदर ऐसे क्या विशेषताएं हैं जो उसे दूसरों से भिन्न बनाती है, वो दूसरों से अलग कैसे हैं। या अगर हम और इजी शब्दों में कहें तो व्यक्तिगत पहचान का अर्थ वे सारे गुण और योग्यताएं हैं जो एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग बनाती है, तथा जिन्हें जो किशोर हैं वो
आपको पहचान कर न केवल उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, बल्कि उसमें सुधार लाने का भी प्रयास करते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति की एक ही समय में अलग अलग सामाजिक पहचान एक व्यक्ति की अपनी खुद की पहचान होती है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत स्वरूप में स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए जैसे लोग क्या करते हैं, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते। कोई जिम जाता है, कोई अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन करता है, कोई योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, क्योंकि वो एक अपनी शारीरिक पहचान बनाना चाहता है, लोगों के मन में एक अपना इम्प्रेशन डालना चाहता है, या पढ़ने अपनी एबिलिटी एक्वायर करता है, यानी नई नई चीज़ें सीखता है, जिससे वो अपनी एक खुद की अलग से पहचान बना पाए। दूसरा, सामाजिक पहचान की अगर बात की जाए तो सामाजिक पहचान का तात्पर्य उन गुणों से है, उन क्षमताओं से है या योग्यताओं से है जो किसी व्यक्ति को उसके समाज से जोड़ने तथा समाज में एक अलग पहचान बनाने में उसकी मदद करता है। यानी कि एक व्यक्ति की समाज में क्या पहचान है, उसकी क्षमताएं और योग्यताएं उसके पहचान बनाने में मदद करती हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति की एक ही समय में अलग अलग सामाजिक पहचान हो सकती है। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति स्वयं को भारतीय मानता है, उसके साथ साथ वह सांस्कृतिक स्तर पर वो बंगाली हो सकता है, गुजराती हो सकता है, मारवाड़ी हो सकता है, राजपूत हो सकता है। तो ये क्या हो गया कि एक व्यक्ति की एक ही टाइम पर दो पहचान हो गई, यानी वो भारतीय भी है, भारतीय होने के साथ साथ वो गुजराती भी है, वो राजस्थानी भी है, वो बंगाली भी है। तो इसकी एक व्यक्ति की एक ही टाइम पर दो पहचान होगी। अतः ये हम कह सकते हैं कि स्वयं का निर्माण मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा का एक निष्कर्ष होता है, जिसे व्यक्ति पूरे जीवन भर अपने गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं और अनुभवों के आधार पर ही बनाता है। उसके क्या अनुभव है, उस आधार पर व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है, और स्वयं जो है, स्वयं का निर्माण उसकी पूरी जीवन यात्रा का एक निष्कर्ष होता है। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं, अनुभवों के आधार पर अपने एक स्वयं की पहचान बनाता है, उनको परिवर्तित करता है, ताकि एक सही व संतुष्ट मानव जीवन की वो अच्छे से यात्रा कर सके। अब ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आत्मत्व और पहचान के विकास को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति की स्वयं संकल्पना और पहचान का विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं यहाँ पर, जैसे कि उम्र है। व्यक्ति की स्वयं संकल्पना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा, उसके अनुभव से जो वो सीखता है, उसकी उम्र भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती है। तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कब से शुरू हो जाती है? बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है, जब हम छोटे होते हैं तभी से शुरू हो जाती है। और किशोरावस्था में, जब हम किशोरावस्था में होते हैं, किशोर होते हैं, तो अपनी चरम सीमा पर होती है स्वयं की पहचान। उसके बाद जो दूसरा कारक है वो है लिंग। विभिन्न अध्ययनों के उपरांत यह देखा गया है कि जो स्वयं की संकल्पना है, जो स्वयं है, वो 12 वर्ष की आयु के बाद लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में थोड़ा निम्न स्तर का होता है। लड़कियां अपने लिए बहुत अच्छा नहीं सोचती हैं जब वो एडोलेसेंट एज में एंटर करती हैं। बहुत सारे कारण हैं, जैसे सामाजिक कारण हैं कि, या सामाजिक नहीं, पारिवारिक कारण भी सबसे पहले आ जाता है। अभी भी इतना विकास होने के बाद भी अभी भी लड़कियों और लड़कियों में घर में ही फ़र्क किया जाता है, उनकी एजुकेशन को लेके, उनके खाने पीने को लेके, और घर के साथ साथ समाज के लोग भी उनमें डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अंतर बताते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों की स्वयं संकल्पना थोड़ी निम्न स्तर की होती है। जब तक इसमें परिवर्तन नहीं आएगा तब तक उनकी स्वयं की संकल्पना में सुधार नहीं हो सकता है। फिर शिक्षा प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करेगी? उचित शिक्षा व्यक्ति की स्वयं संकल्पना तथा पहचान के निर्माण
एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप सही शिक्षा लेते हैं, सही समय पर लेते हैं, तो आपकी जो स्वयं की संकल्पना है वो बिल्कुल परिवर्तित होगी, बहुत ही अच्छी होगी। और शिक्षा के साथ साथ अगर अनुभवी लोग अच्छे से मार्गदर्शन करें तथा सामाजिक संकल्प व्यक्ति की सकारात्मक स्व अवधारणा बनाने में सहायता करे, तो वो उनकी धारणा जो स्वयं के लिए है, एक व्यक्ति की धारणा, वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और जैसा अब आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि अगर हम स्वयं की अवधारणा बहुत अच्छी होती है तो वो हमें आशावादी बनाता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, जिससे हम सफलता को प्राप्त करते हैं। अगला कारक है मीडिया। समकालीन समाज में आज के समय में अगर बात की जाए तो मीडिया व्यक्ति की स्व संकल्पना के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। शारीरिक छवि जो होती है वो संभवतः एक ऐसा पहलू है जो मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रचारित किए गए जो विज्ञापन हैं उनके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है। आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, ये एक अलग चीज़ है। जैसे कैसे कि अभी कुछ दिन पहले, या हालांकि बैन हो गया, कैसे अपनी त्वचा को गोरा बनाएं, इस टाइप के ऐड आते थे, या कैसे शाइन करें, बाल कैसे अच्छे बनाएं, कैसे हम एक ग्रीन टी का ऐड आता है शायद ही, कैसे उसे पी के हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो इस तरीके से मीडिया से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और मीडिया के प्रभाव के चलते व्यक्ति अक्सर अपनी वास्तविक शारीरिक छवि को आदर्श छवि के अनुरूप नहीं पाता है, क्योंकि जो मीडिया में वो मॉडल्स को देखता है, एक्टर एक्ट्रेसेस को देखता है, तो उनका फिगर देख कर, उनका स्ट्रक्चर देख के वो अपने आप को सोचता है कि मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूँ। अपने अनुरूप ना पाकर वो क्या होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसका नतीजा अक्सर क्या होता है, भोजन संबंधी विकार हो जाते हैं, वो खाना कम कर देते हैं और कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं आत्मत्व या स्वयं की पहचान को प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट आता है संस्कृति। व्यक्ति की संस्कृति का भी संकल्पना और आत्मसम्मान की भावना के निर्धारण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जिस संस्कृति के होते हैं उसी के हिसाब से ही हमारी स्वयं की संकल्पनाएं बन जाती हैं। जैसे पश्चिमी संस्कृति के लोग अक्सर अधिक स्वतंत्रता दिए जाने के कारण उनके अंदर आत्मविश्वास होता है। जहाँ पर आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, आपको काम करने के लिए आपको कहा जाएगा कि आप ये खुद करिए, आपके पेरेंट्स आपके साथ साथ नहीं लगेंगे, वहाँ पे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आप कोई चीज़ खेल रहे हैं, एक रूम में आप खेल रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और आप गिर गए, फटाफट वो आके आपको उठा रहे हैं। आप जब छोटे थे या तो आपको बार बार उठा दे रहे हैं, नहीं क्या हुआ, चोट लग गई। तो ऐसे बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की हमेशा कमी हो जाएगी। वही वो बच्चा गिरा, अनटिल और अनलेस ही बहुत ज़्यादा चोट ना लग गई हो, बच्चे को खुद उठने दें, उसको खुद काम करने दें। अगर ऐसा होगा, बच्चा गिरा, वो खुद उठ गया कि हाँ मैं ठीक हूँ, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, उसको बार बार पुश नहीं कर रहे हैं, उसको पकड़ नहीं रहे हैं, नहीं इधर आओ तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ नहीं। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है आत्मविश्वास की कमी हो जाती। तो जहाँ पर ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती वहाँ बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं, जैसे कि पश्चिम संस्कृति में होता है। जबकि एशियाई संस्कृति में किशोरों पर अक्सर माता पिता का नियंत्रण होता है। उन्हें क्या खाना है, किससे फ्रेंडशिप करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, सारा नियंत्रण माता पिता का होता है, जिसके कारण जो उनकी स्वयं की संकल्पना है और आत्मसम्मान की भावना है वो ज़्यादातर नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है। अब एक और कारक है जो बहुत अधिक प्रभावित करता है आत्मत्व को, वो है मित्रता, जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। मित्रता यानी फ्रेंड्स, दोस्त। हमारे दोस्त कैसे प्रभावित करते हैं? व्यक्ति के मन में स्वयं की छवि उनके मित्रों की स्वीकारता के आधार पर ही निर्धारित होती है कि हमारे फ्रेंड्स हमें कैसे स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, किशोर हो या वयस्क हो, स्वयं को समाज का एक अभिन्न अंग मानता है और मित्रों के समरूप ही स्वयं को देखना चाहता है। जैसे हमारे मित्र हैं, हम भी वैसे ही रहें।
उनके द्वारा सम्मान और स्वीकारता व्यक्ति के स्वयं के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। ऐसा देखा गया है, जिस बच्चे के ज़्यादा मित्र नहीं है या किसी भी फ्रेंड सर्कल में उसको स्वीकृति नहीं मिलती है एंटर करने की, ऐसे बच्चे अवसाद से गिर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा नकारात्मक बन जाती है कि मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं बनता, मैं अच्छा नहीं हूँ, इस तरीके से। तो ये सारे थे वो कारक जो आत्मत्व और पहचान के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हुआ, ये चैप्टर 2 का पार्ट 1। अब कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, जल्दी जल्दी उन्हें नोट डाउन करिए और इनके आंसर लिखिए। आप स्वयं शब्द से क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ विभिन्न आयामों पर चर्चा करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, आत्म अवधारणा और आत्मसम्मान के बीच क्या संबंध है। और तीसरा है, पहचान और उनके प्रकार पर चर्चा करें। तो ये 3 प्रश्न हैं आपके लिए, इन्हें ज़रूर करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल गुरु ज्ञानम। इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। स्टे होम, स्टे सेफ and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.